नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय यादव पढ़ा ऐप के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जिसका नाम क्या है, धैर्य सीरीज। और इस सीरीज के हम लोग 4 पार्ट को देख चुके हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 4 तक क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, मतलब इस 4 पार्ट को ना देखे हों, तो पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे चारों वीडियो क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक, ये सीरीज जो हम स्टार्ट किए धैर्य सीरीज, ये सीरीज किस किस एग्जाम के लिए है, तो ये सभी वनडे एग्जाम्स को, जिसमें क्या है, अरिथमेटिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अधिक का मतलब आपके जैसे 20-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लगभग 17-18 क्वेश्चन अरिथमेटिक होते हैं, 5-6 क्वेश्चन क्या होते हैं, एडवांस के ना। जैसे अभी हम लोग का हाल ही में एग्जाम होने वाला है, यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम होने वाला है। तो इन सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम डेली क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। यानी जो यहाँ क्वेश्चन आप देखते हैं डेली का डेली क्वेश्चन, वे एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में क्या है, पूछे हुए हैं। ठीक, तो इस सीरीज के 4 पार्ट को देख चुके हैं। आज चलते हैं अपने सेट नंबर के, कौन सा सेट रहेगा आज हमारा सेट रहेगा सेट नंबर 5वां। ठीक है, तो आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया है और वे केवल 3 दिनों तक के लिए काम करते हैं और उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया जाता है, सी ने कितने दिनों तक कार्य किया। ठीक, तो आप लोगों के मतलब शिकायत रहती है कि सर आप तुरंत सवाल लगाने लगते हैं ना, तो आपको हम कुछ टाइम दे रहे हैं, आप सवाल लगा लीजिए। देखिए हम साइड हट जा रहे हैं, सवाल दिख रहा होगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, बाकी हम ही सॉल्व कर रहे हैं साथ ही आपके। क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः, एक ए है और एक कौन है, बी है। इस काम को क्रमशः ए कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, और बी 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 12 दिनों में। आगे लिख रहा है ए, बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यानी क्या बोल रहा है, ए, बी और सी यानी सब मिल जा रहे हैं, ए, बी और एक एक्स्ट्रा कौन है, सी, सब मिल रहे हैं। तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 4 दिनों में खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो 24, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 24 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगी। भाग दे देंगे, क्षमता निकल जाएगी, तो 24 एक कम 24, 12 दूना के 24, 4 छक्के 24। यानी जो ए था उसकी क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 है, ए, बी, सी की क्षमता कितनी है, 3 है। ए, बी, सी तीनों मिलाकर क्षमता 6 है, और ए की क्षमता कितनी है, 1। तो अगर हम देखें ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता कितनी है, 2, ए, बी, सी तीनों मिलाकर 6 होने चाहिए, ए और बी मिलाकर 3 हो चुका है। तो जो हमारा सी बचा वो कितना रहा होगा, तो 2, 1, 3, मतलब सी कितना रहा होगा, 3। तो यहाँ से हमें सी की क्षमता निकल गई कि सी की क्षमता कितनी है, 3 है। फिर कह रहा है ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और वे 3 दिन कार्य किए। यानी ए और बी स्टार्ट करते हैं, जब साथ साथ स्टार्ट करेंगे दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, 1, 3। कितने दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 3 तरीके 9। यानी कितना काम खत्म हो गया, तो 9 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम के लिए टोटल वर्क में से जितना काम हुआ उसको घटा लेंगे, तो हमारा आएगा शेष वर्क, शेष कार्य। शेष कार्य कितना बचेगा, तो 24 से 9 घटाएं, कितना बचेगा, 14 में से 9 गया 5, 1, 15। शेष कार्य कितना बचा, 15। अब आपसे कह रहा है कि और उसके बाद शेष काम सी द्वारा किया जाता है, सी ने कितने दिनों में काम किया होगा, तो सी के द्वारा लिया गया समय, यहां से अगर हम निकालें कि सी के द्वारा लिया गया समय, तो कार्य कितना बचा हुआ है, शेष कार्य 15, और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 3, 3 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। इसको काटेंगे, 3 5 15, यानी कितने दिन आ गया, 5 दिन। तो जो सी के द्वारा लिया गया समय है वो हो जाएगा 5 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर 5 दिन। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टंकी में, देखो टाइम एंड वर्क था और ये पाइप एंड सिस्टम का है, पाइप एंड टंकी का है। एक टंकी में 3 पाइप पी, क्यू, आर है।
केवल P इसे 5 घंटों में भर सकता है और Q इसे 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो R इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये 3 टंकी है P Q R। कितनी टंकियां हैं? 3 टंकी है P Q R। P प्लस Q कैसी हैं? भरने वाली है प्लस कर दे रहे हैं, R खाली करने वाली है माइनस कर दे रहे हैं। P कितने समय में भर रही है? तो P भर रही है 5 घंटे में, P इसे 5 घंटे में और Q इसे 6 घंटे में। Q कितने घंटे में भरती है? 6 घंटे में। और R खाली कर रहा है, कितने घंटे में खाली कर रहा है? तो 10 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कितना हो गया? 10 घंटे। हम अगर टोटल टंकी की क्षमता निकालें कि टंकी में टोटल पानी कितना आ सकता है, मतलब टोटल वर्क कितना, इसका एलसीएम लीजिए, 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ठीक, इसे भाग देंगे, 5 6 30, 6 5 30 और 10 3 30। और ये किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि खाली कर रहा है इसलिए इसकी क्षमता किस में आएगी? माइनस में, खाली करने वाला है। फिर आगे लिखा है इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। यानी एक पाइप खुली 6 बजे, फिर दूसरी पाइप खुलेगी क्या बजे? 7 बजे, फिर तीसरी पाइप कब खुलेगी? 8 बजे। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। यानी 6 बजे ए खुलेगा तो 7 बजे ए नहीं खुलेगा, 7 बजे कौन खुलेगा? बी खुलेगा। फिर 8 बजे ए और बी ना खुलकर कौन खुलेगा? सी खुलेगा। ठीक, खोला जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी? तो आप मान लीजिए कि 6 बजे कौन खुला? ए खुला, तो कितना भरेगा? पी खुलेगा तो पी की क्षमता है 6, तो 6 लीटर भर देगी। फिर अगले घंटे क्यू खुलेगी, क्यू की क्षमता है 5, तो 5 भर देगी। अगले घंटे आर खुलेगा और आर क्या करेगा? 3 खाली कर देगा। तो 3 घंटा में भरा कितना? 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, टोटल कितने हुए? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना भरा? 3 घंटे में क्या लीटर पानी भरा? 6 और 5 11, 6 5 11 भरे, लेकिन 3 खाली हो गया, यानी भरा कितना? 8 लीटर। 8 3 11, 8 लीटर। कितना भरा? 8 लीटर। 3 घंटे में भर रहा है 8 लीटर। अब हमें भरना कितना है? हमें भरना है 30 लीटर। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन में जहां कोई भर भी रहा हो और खाली कर रहा हो, तो आप करो क्या? जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि बंदर 1 मिनट इतना चढ़ा, दूसरे मिनट इतना फिसल गया, तो हम करते क्या है? जितना चढ़ता है उसको टोटल वर्क से घटा लेते हैं। यानी टोटल वर्क तो था 30, लेकिन अगर हमारा पहला अगर पी खोलेंगे तो 6 लीटर भरता है, तो उसको घटा लेते हैं। ठीक है, यानी हमें टोटल वर्क पहले कितना कराना होता है, तो हम कराएंगे कितना? टोटल वर्क था 24, माइनस कर लेंगे 30। टोटल वर्क कितना था? सॉरी 30। टोटल वर्क कितना है? 30, और उसमें से 6 घटा लेंगे, कितना बचा? 24। यानी पहले हम इस 24 को कराएंगे, किस कार्य को कराएंगे? 24 वाले कार्य को। ठीक है, तो 8 3 के 24, यानी 3 से गुणा इधर करा दिए, 3 से गुणा इधर करा दिए, 3 3 के 9 घंटे। 9 घंटे हुए और कार्य कितना हो गया? 24। 24 लीटर क्या हो गया? पानी भर गया, या 24 कार्य कर रहे हैं? 24 लीटर पानी कीजिए, या 24 क्या हो गया? कार्य खत्म हो गया। कितने घंटे लगे? 9 घंटे। 9 घंटे में क्या हुआ कि 3 बार साइकिल रिपीट हुई है, मतलब 3 बार पी आया है, 3 बार क्यू आया है और 3 बार आर आया है। अब जब अगली बार आएगा तो अगली बार कौन आएगा? जिससे स्टार्ट हुई थी, यानी पी आएगा और 1 घंटे के लिए खुलेगा। तो 1 घंटे में कितना भर देगा? इसकी क्षमता है 6 भर देगा। भर कितना गया? 30 लीटर। हमें कितनी टंकी पानी भरनी थी? टंकी की क्षमता थी 30 लीटर और 30 लीटर पानी भर गया। क्या घंटे लगे टोटल? तो टोटल लगे 9 + 1 क्या घंटे? 10 घंटे। यानी 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरा। तो हमसे कह रहा है कै बजे, किस समय टंकी भर जाएगी? आपसे उस समय पूछ रहा है। ठीक, तो क्या घंटे हो जाएगा? 6 बजे से भरना स्टार्ट किए थे, 6 बजे से भरना स्टार्ट किए थे और क्या घंटे लगा? 10 घंटे लगा। तो कब बज गया होगा? 6 6 12। ठीक, यानी 6 बजे खुला और 6 में 10 घंटे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 12, यानी 6 और कितना घंटे? 4 घंटे। तो हमारा कब बज जाएगा? 4 PM। यानी जो हमारी टंकी होगी वो कब भर जाएगी? 4 PM पे, शाम के 4 बजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको बोला गया है कि पहली कब बजे खुली थी? 6 बजे। और कितने घंटे बाद भर रहा है? 10 घंटे बाद। तो 6 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 16। और 16 का मतलब कितना होता है? देखिए 6 बजे खुली थी सुबह और क्या घंटे बाद भर रही है? 10 घंटे बाद। ये AM है, 6 बजे AM। ठीक, तो 10 6 कितना होगा? 16, और 16 का मतलब कितना होता है? 4 PM। जो हमारी टंकी हो जाएगी वो 4 PM पे क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, यानी एक कोई पटरी है, इसी दिशा में क्या चल रही हैं, दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ठीक, समांतर मतलब एक ही दिशा में भी चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे पहले निकलती है, कितने घंटे, 1 घंटे पहले निकलती है, तो तेज ट्रेन द्वारा तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक चल रही है 25 से और एक चल रही है 30 से, और आपसे बोला है कि जो पहली ट्रेन है, ये मान लीजिए पहली ट्रेन है और ये कौन सी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, तो पहली वाली ट्रेन इससे 1 घंटा पहले चलती है, कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले चलती है। तो आप करिए क्या कि अगर 1 घंटे पहले चलती है मतलब यह 1 घंटे में, दोनों मान लीजिए अभी यहाँ पे हैं, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे, तो यह 1 घंटे पहले चलती है, मतलब इसके चलने से पहले यह 1 घंटे चल चुकी होगी, तो 1 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी। दूरी कितनी तय करेगी, जिसकी उतनी चाल है, इसकी चाल है 25 मील प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 25 मील, कितनी दूरी तय कर लेगी, 25 मील। तो जो हमारी ये वाली ट्रेन थी, मान लीजिए यह ट्रेन है एक ए और यह ट्रेन है बी, तो ए वाली ट्रेन अब यहाँ पहुँच चुकी है, ए वाली ट्रेन कहाँ है, यहाँ पहुँच चुकी है, अब दोनों स्टार्ट होती हैं, तो ये चलती है इस दिशा में यहाँ से और ये चलती है इस दिशा में यहाँ से। तो कह रहा है इसको इससे पार करने में कितना समय लगेगा, ये जो तेज ट्रेन थी 30 वाली, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है, 25 मील, 25 मील बटे समय, दूरी बटे चाल, दोनों समान दिशा में चल रही हैं, तो चाल क्या होती है, घट जाती है, एक के था 30, एक का 25, कितना आ जाएगा, घट के 5 मील प्रति घंटे, मील प्रति घंटे, मील से मील कट गया, इसको काटेंगे 5 5 25, घंटा ऊपर आ गया, क्या घंटा लगा, 5 घंटे। तो तेज ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को पकड़ लेगी और कितने समय में, 5 घंटे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, यानी आपको सबसे पहले दूरी तय करनी होती है ना, कि उनके बीच दूरी कितनी है, उसी दूरी को तय करने में लगेगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। मान लीजिए कोई स्टेशन है पी और क्यू, ये क्या है, एक स्टेशन है पी, एक स्टेशन है क्यू, इसके बीच की कोई दूरी है, तो जो दूरी होगी वो दूरी हमेशा एक ही रहेगी, दूरी क्या है, समान है। जब बताए आपको कि जब दूरी समान हो जाए, जब क्या हो जाए, दूरी समान हो जाए, तो दूरी निकालने का फार्मूला क्या बताए थे कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम, समय अंतराल, समय अंतराल, यानी कितने का समय, समय कितने का गैप है ना, समय अंतराल, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। यहाँ से हल करिए, आंसर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है, दूरी का पता लगाए, यानी दूरी क्या कर रहा है, पूछ रहा है अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत गति रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे और वैगई की 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, कोई मतलब नहीं, आपसे दूरी पूछा है, तो S1 S2 यानी 80 × 33, 80 में से 30 गया कितना आया, 50। टाइम डिफरेंस कितना है, तो बोला 40 मिनट तेजी चलती है, 40 मिनट तेजी चलने का मतलब है 40 मिनट पहले पहुंच जाएगी, वही तो टाइम डिफरेंस है। तो 40 बटे मिनट में था, घंटे के लिए बटे 60। हल करेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 5 6 का 30, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा कितना, 8 × 4 8 चौके 32, यानी जो स्टेशन की दूरी थी डी वो कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 किलोमीटर क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। यानी आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और कह रहा है 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। अगर 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मान लीजिए भुजा ए है तो क्षेत्रफल कितना होगा, ए का स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 121, तो ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। यानी हमारी जो भुजा थी वर्ग की वो कितनी थी, 11 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर। वर्ग की परिधि क्या होती है,
ये मान लीजिए हमारा वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और आप बताएं जब कभी परिधि या परिमाप की बात करें तो आप बाहर से चले जाइए, जहाँ से स्टार्ट करिए वहाँ से चलते जाइए, वहीं आ जाइए, जो मिला सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से चले ए कितनी बार मिला, 4a। तो वर्ग की परिधि कितनी होती है, 4 × a। वर्ग की परिधि कितनी हो जाएगी, 4 × a, यानी 4 गुणित a का मान कितना है, 11, 11 चौके 44 सेंटीमीटर। कितना बराबर आ गया, 44 सेंटीमीटर। यानी जो परिधि 2πr है ये किसके बराबर है, 44 सेंटीमीटर। आपको एसएससी जीडी के सेट में हम करते वक्त बताए थे कि जब हमें कोई वृत्त दे दे, क्या दे दे, वृत्त, और वृत्त का रेडियस कितना हो, 7 सेंटीमीटर, जो इसकी परिधि आती है 2πr का मान आपको याद करना सिखाए हैं कि इसको याद रख लीजिए, कितना आता है, 44 आता है। और क्षेत्रफल πr², क्षेत्रफल πr² कितना आता है, 154 आता है। ये आपको हर जगह काम देगा, ये क्या है, हर जगह काम देता है। ये फिक्स वैल्यू है कि 2πr 44 ही होता है, πr² 154 ही होता है। देखो यहाँ कैसे यूज कर रहे हैं, 2πr बराबर कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। 2πr का 44 आने का मतलब है कि इसकी रेडियस कितनी रही होगी, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करो, और क्षेत्रफल कितना होता है, 154, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, राइट आंसर। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर ये आपको डायरेक्ट पता रहेगा तो ये आपको जहां कहीं r दिख जाएगा, आप समझ जाइए कि 2πr का मतलब 44 होगा, πr² का मतलब 154 होगा। क्षेत्रफल 154 और परिधि 44। ये पे ध्यान रखिए कि जब 7 के मान को कुछ गुना किया जाए, जैसे मान लीजिए 7 के मान को अगर n गुना किया जाए, जो परिधि है उसमें चेंज भी n गुना होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो n² गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से जल्दी आ जाएगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गीता एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। क्या कर रही है, कोई एक कुआं खोद रही है, मान लीजिए कैसा आयताकार है। ठीक, तो ये मान लीजिए एक आयताकार क्या हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, जैसे वो करे कुआं खोदना चाहती है ना, आयताकार करा, जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर चौड़ा, यानी चौड़ाई कितनी है, मान लीजिए यह इसकी चौड़ाई कितनी, 30 मीटर, लंबाई कितनी है, 40 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर गहरा, यानी ये गहराई कितनी है, 20 मीटर। ऐसा कोई एक कुआं खोदना चाहती है। फिर आपसे कह रहा है जिसका खुला सिरा जमीन पर रहेगा, यानी ऊपर ही रहेगा कुआं है, तो वह अंदर से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहती है। दीवार बनने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई रह जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, मान लीजिए एक आयताकार अगर कुआं खोद रहा है, तो आयताकार कुआं खोद रहा है तो कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतनी तो मिट्टी बाहर निकलेगी। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस घनाभ का क्षेत्रफल, ये 3D फिगर तो क्या घनाभ बनेगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, आयतन की बात करें तो आयतन होता है L × B × H, L × B × H, यानी लंबाई, ऊंचाई और गहराई क्या होता है, गुणनफल ना। तो गुणनफल कर गुणा करने कितना आ जाएगा, 4 × 12 × 24, 1 2 3 0 था, 3 0 आ जाएगा, कितना आ गया, 24,000 मीटर में, सेंटीमीटर मीटर में 24,000 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इतने 24,000 मीटर क्यूब के आयतन को कवर किया है, यानी इतनी मिट्टी क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर इतना 24,000 मीटर क्यूब का कोई गड्ढा खोदे हैं तो उससे जो मिट्टी निकालेंगे तो उतना मिट्टी निकलेगी 24,000 मीटर क्यूब। लेकिन क्या कह रहा है कि वह जो मिट्टी बाहर निकाल रहा है ये इस वाले उसका ऊपरी सिरा खुला है, मान लीजिए यह उसका ऊपरी सिरा है, कोई एक तो ऊपरी सिरा होगा, मान लीजिए यह क्या है, ऊपरी सिरा, ये जो कलर कर दे रहे हैं ये उसका ऊपरी सिरा है, समझिएगा ध्यान से, ये इसका क्या है, ऊपरी सिरा। अब करा इस सिरे के 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बन सके ना। तो आपको पता होगा कि जो हमारी मान लीजिए कोई आयताकार क्षेत्र है ना, या जब कोई मकान ही मान लीजिए, कोई घर ही मान लीजिए ना, कोई क्षेत्र मान लीजिए, कोई घर ही मान लीजिए आप, तो घर में क्या होती है, अगर आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहो कि ये चारों दीवार हैं उसकी क्षेत्रफल कितनी आएगी, तो आपको मिलता क्या है, ये मान लीजिए L है, ये B है और ये कितनी है, ऊंचाई है। तो आप अगर जब चारों दीवारों को देखेंगे तो आपको एक बार लंबाई मिलेगी, एक बार ऊंचाई मिलेगी, एक बार चौड़ाई मिलेगी, एक बार ऊंचाई मिलेगी। और लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी बार मिलेंगी, 2 बार मिलती हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर हमें निकालना हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल
चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो जाएगा तो हो जाएगा 2LB। एक बार लंबाई और क्या लिए, लंबाई और ऊंचाई लिए ना, सॉरी 2LH। फिर क्या लेंगे, एक बार चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे, दो बार तो 2BH। यहां से क्या निकल जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी इसको आप 2H कॉमन भी ले सकते हो, 2H कॉमन लोग तो बचे कितना, L+B। ये होता है हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल ना ज्ञात करके क्या करना है, आयतन। क्योंकि हमारा फिगर 3D फिगर था, तो जो आयतन कितना मिट्टी बाहर निकलेगी उसको कितने का आयतन कवर करेगा ना, तो कवर किया गया आयतन, कवर किया गया आयतन, यानी कितना आयतन कवर किया, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 2 × L। L कितना है देखो, अगर लंबाई इसकी 40 है ना, कह रहा है 1 मीटर चौड़ाई, यानी इधर भी 1 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 1 मीटर बढ़ेगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 42। 40 था, 1 मीटर दोनों साइड बढ़ा, कितना हो गया, 42 इंटू, ये हो गया 2L ना। फिर गहराई कितनी है, तो कह रहा 1 मीटर समान गया चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो गई, 1 मीटर। कितनी ऊंचाई कवर कर रहा है, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर प्लस ये लंबाई के लिए हो गई। अब चौड़ाई के लिए कितना लिखेंगे, तो उसके लिए भी दो बार आएगा 2B, यानी क्या आ जाएगा 30 इंटू 1 लिखिए चाहे लिखिए, एक ही बात रहेगा, 0.5 उसकी गहराई। इसको गुणा करें कितना आ जाएगा, 2 5 10, यानी 1, 42 से कम 42 प्लस यहाँ करेंगे 30, 2 5 10, 30 से कम 30, कितना आया 30, और 42 और 30 कितना हो गया, 72 मीटर क्यूब। टोटल मिट्टी कितनी है, अगर टोटल मिट्टी निकालते तो निकलता 24,000 मीटर क्यूब। कितना निकलता, 24,000 मीटर क्यूब। लेकिन जो उसका डिमांड था, जो बनाना था, कितना निकला है, 72 मीटर क्यूब। हिसाब से कह रहा है कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है। ठीक, तो बची हुई मिट्टी कैसे निकल जाएगी, टोटल आयतन यानी 24,000 मीटर क्यूब, 24,000 माइनस कितना कर लेंगे, 72 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 8 लास्ट में किस में है, 3 में नहीं हो पाएगा। 9 में से 7 गया 2, 2 किस में है, 2 में अभी भी नहीं हो पाएगा। यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 3 और 2, यानी 23,928 घन मीटर। 23,928 घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इतनी मिट्टी अभी भी क्या है, उस क्षेत्र, उस एरिया में, इस एरिया में अभी इतनी मिट्टी क्या है, बची हुई है। ठीक दोस्त, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति क्या है। आसान क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 455 मीटर बटे समय कितना है 35 मिनट। आप या तो मीटर पर सेकंड में लिखा करिए या किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति मिनट में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो इसको हम कितने में दिया था 35 मिनट, इसको सेकंड में बदल लेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, क्या हो गया सेकंड। यानी हमारा चाल किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो 18/5 से क्या कर लेते हैं, गुणा करना पड़ता है 18/5 से। इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा कितना हुआ 455 गुणते 18 बटे कितना है 35 गुणते 60 गुणते 5। इसको काट रहे हैं, कैसे काटे, इसको 6 दहा में 60, 6 त्रिके 18, 5 से इसको काट दिए, 5 9 45, 5 1 कम 5, आया कितना, तो इधर बचा 91 गुणते 3 बटे कितना बचा 35 गुणते 10, 10 रहने दीजिए, 10 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अब कैसे काटे, गुणा करिए, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 9 27, कितना आया 273 बटे 35 गुणते 10। इसको 5 से काट रहे हैं, 5 7 35, इसको काटेंगे 5 5 25, बचा 2, 23 5 चौके 20, 5 6 30, कितनी बार में कटा 54.6। नीचे कितना आएगा तो 7 गुणते 10, 7 गुणते 10 है। आगे हल करिए, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49 दशमलव, बचा कितना 5, 7 8 56, 7.8 बार में कट गया। ठीक, आया कितना 7.8
बटे नीचे कितना है 10। नीचे 10 है मतलब 1 दशमलव और दाएं साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, देखो सवाल क्या था, सवाल आपसे चाल जानना जा रहा था, और चाल होता क्या, दूरी बटे समय। यहाँ हमें मिनट में दिया था, 60 से गुणा के किस में हो गया, सेकंड में। अब हमारा मीटर प्रति सेकंड है, हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, 18/5 से गुणा कर दिए और हमारा काम क्या हो गया, खत्म। इसके बाद एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जिसकी जितनी फास्ट होगी उतना जल्दी कर सकता है। राइट आंसर कितना आएगा, 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आएगा 7.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। या फिर ये कैलकुलेशन अगर कठिन लग रहा हो ना, अगर ये कैलकुलेशन किसी को कठिन लग रहा हो तो क्या करो, यहाँ पर डिजिटल सम लगा के ट्राई करो, हो सकता है डिजिटल सम से आंसर आ जाए। ठीक ना, अब बाकी कैलकुलेशन कर दिए, डिजिटल सम खुद से देख लेना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी। देखो 16,000 दिया है, किस रेट से, 10%, टाइम कितना है 3 साल। हम बताए जब चक्रवृद्धि ब्याज की रेट हो, रेट कितनी हो 10%, टाइम कितना हो 3 साल, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की रेट पूछे ना, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेट पूछे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट कितनी हो 10%, तो कितना होता है 33.1%। यही तो होती है 30 साल के लिए एकमात्र रेट, 33.1%। आपसे करा कितनी हो जाएगी राशि, यानी मिश्र धन जानना चाह रहा है। हर कोई 100% होता है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 जुड़कर 133.1%, यानी जो अमाउंट होगी वो अमाउंट कितनी हो जाएगी 133.1%। ये मिलेगा किस पे, मूलधन पर। मूलधन कितना था 16,000, तो निकाल लीजिए अमाउंट बराबर 16,000 गुणित 133.1, परसेंटेज था बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो इस दशमलव खत्म कर देगा, तो बचा कितना 16 गुणित 1331। आप चाहो तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 6 कम 6 लास्ट में कितना आएगा 6, 2 में लास्ट में 6 है, नहीं हो पाएगा। ठीक, हल करिए, तो 16 एकम कितना हुआ 16, हाथ में 1, 16 48 1 49, अब शायद आ जाए 9 6 फिर भी नहीं आएगा, हाथ में आया 4, 16 48 4 52, कितना आया 2, अभी भी नहीं आया 5, 16 एकम 16 5 21, यानी पूरा पूरा आ गया 21,296, 21,296 ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्त, इसका राइट आंसर आ जाएगा 21,296। अमाउंट कितना हो जाएगा 21,296 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक दोस्त, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर रेट 10% हो, टाइम 3 साल हो, तो एकमात्र रेट कितनी होती है चक्रवृद्धि ब्याज की 33.1। अगर ये टाइम 4 साल दिया होता, तब अगर ये टाइम कितना दिया होता है 4 साल, तो इसके लिए रेट होती है, इसको याद रख लीजिएगा 46.41%। ठीक है, अगर रेट 10% हो, टाइम 4 साल हो, तो एकमात्र रेट 4 साल के लिए हो जाएगी 46.41%। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है कि जब कभी आपको एचसीएफ पहले से दे दे, एचसीएफ क्या करे पहले से दे दे, तो हमें जो संख्याएं लेनी होती हैं, यानी हमें जो संख्याएं माननी होती है उसे कैसे लिखते हैं, तो आपको एचसीएफ को सम्मिलित करके लिखना होता है। मान लीजिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी 18 इंटू ए, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 18 इंटू बी, ऐसे लिखा जाता है। जब कभी एचसीएफ दिया हो तो संख्या लिखते समय एचसीएफ को इंक्लूड करते हैं, तो संख्या पहली होगी 18 है, दूसरी कितनी होगी 18 भी। हमसे कह रहा था कि अंतर 90 है, दोनों संख्याओं का अंतर 90 है, यानी इसका हम डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा 90। 18 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी कितना आएगा, 18 से काटेंगे 18 5 90, तो आ गया a माइनस बी कितना आया 5, a माइनस बी का मान आया 5। मान लीजिए समीकरण हमारा क्या होगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे लिखा है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक, तो हमारी जो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितना माने हैं 18 इंटू ए, दूसरी संख्या कितना माने हैं 18 इंटू बी, एलसीएम कितना है 252, एचसीएफ कितना है 18। हल करेंगे इसको, 18 से क्या होगा 18 कट जाएगा, इस 18 से इसको काटेंगे, क्या बार कटेगा 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो ए इंटू बी कितना आया,
a इंटू बी बराबर आ गया 14। अब चाहो तो आप यहाँ पे समीकरण सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो दिमाग लगा दो कि हम क्या ऐसी कौन सी दो संख्या लें कि जिसको घटाने पर 5 आता हो और उसको गुणा करने पर 14 आता हो। आपको दो संख्याएं खुद से सोचनी है जिसका गुणनफल 14 हो जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए ना। तो आप देखो, अगर हम एक संख्या ले ले 7 और एक संख्या ले ले 2, तो 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, 7 दूना का कितना हुआ 14। यानी जो हमारी संख्याएं रही होंगी वो संख्या 7 और 2 के रेशियो में रही होगी। कितनी रही होगी, 7 और 2 के रेशियो में रही होगी ना। हमसे पूछा योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल कितना हो जाएगा, 7 और 2 का रेशियो होगा 9 रेशियो। कितना होगा 9 रेशियो, यानी 9 कोई मल्टीपल ही होगा। या फिर करो क्या, 9 रेशियो तो हमारी एक अभाज्य संख्या है, हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसका HCF कितना था 18, तो 18 से इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 9 गुणते 18 गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 1 9 7 16, कितना आया 162। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 162 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब कभी HCF दिया हो ना तो HCF को सम्मिलित करके संख्या मानो, 18A 18B। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ से आया, a इंटू बी यहाँ से आया, दो संख्या है 7 और 2 रही होंगी, इनका योगफल पूछा था 7 2 9, 9 रेशियो। लेकिन हमारा जो HCF था उससे क्या करना होता है, गुणा करना होता है। आंसर आ गया 162। देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, a 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी SSC GD में पूछे थे जिसको हम कराए हैं। 67%, एक कोई व्यक्ति A है जो कितना पाया 67%, 67% पाया ना, उससे हुआ क्या, जितना उत्तीर्णांक था यानी जो पासिंग मार्क था, पासिंग मार्क उससे क्या कर लिया 192 अधिक पा गया। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, उसको 192 घटा दिए और केवल पास हुआ, जितना अधिक पाता है उसको घटा कर करते हैं पास हो गया। दूसरा व्यक्ति है B, इसके बारे में क्या कर रहा है, 27% प्राप्त किया, कितना पाया 27%, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। यह फेल हो रहा था, हम कह ले 48 अंक तू हूं, तू भी पास हो जाओ ना, यानी ये भी क्या हो गया पास हो गया। तो पासिंग उत्तीर्णांक एक परीक्षा का एक ही होता है, इसलिए बीच में चिन्ह आ जाता है बराबर का। ये परसेंटेज इधर आके घट जाएगा, 7 से 7 गया 0, 6 से 2 गया 4, 40%। ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 8 2 10, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, 240। 40% की वैल्यू इतनी है। हमसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य अंक क्या है, यानी कितने अंक चाहिए कि उत्तीर्ण हो जाए आप केवल। तो उत्तीर्ण होने के लिए चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, दोनों तो उत्तीर्णांक है ना, दोनों क्या है उत्तीर्णांक है। लेकिन हमें उत्तीर्णांक के लिए क्या होना चाहिए कि टोटल कितने परसेंट है, टोटल मार्क्स कितने के थे, यानी 40% इतना है तो 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा 240 बटे के 40। हर कोई 100% होता है, तो किसी परीक्षा का पूर्णांक भी कितना होगा 100%। तो 100 से इधर क्या कर लेंगे गुणा, 0 से 0 कट गया, इसको काटे 4 छक्का 24, डबल 0, यानी जो हमारा 100% की वैल्यू आ गई, यानी जो पूर्णांक रहा होगा वो कितना रहा होगा 600, कितना रहा होगा 600। और कोई व्यक्ति, हम मान लीजिए पासिंग मार्क यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो 100% यानी 600 का नंबर था, कितने का नंबर था 600 का, कितना पाया था 27%, तो 27 बटे 100। कितने से फेल हो रहा था 48 से, प्लस का 48, यहाँ से क्या हो जाएगा पासिंग मार्क निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 6 7 42, 6 दूना के 12 4 16, 162 प्लस 48 कितना आएगा 8 2 10, 6 4 10 11, 1 1 2। पासिंग मार्क कितना आ गया 210। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 210 क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए कि जो अधिक लाता है उसको घटा देते हैं, जो कम लाता है उसको जोड़ देते हैं, और दोनों पास के बराबर हो जाते हैं। पासिंग मार्क पूछे चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, आंसर क्या होगा सेम आएगा। ठीक दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है, एक कुर्सी और एक मेज का कीमत क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप कुछ कर नहीं सकते ना, आपको लिखना ही पड़ेगा। मान लो जो कुर्सी है, कुर्सी कितने की है x रुपए की, और जो मेज है वो कितने का है y रुपए का। तो 4 कुर्सी कितने की हो जाएगी 4x, प्लस 3 मेज कितने की हो जाएगी 3y, बराबर है कितने की 2100 रुपये की। इसे कर लो समीकरण फर्स्ट। आगे क्या लिख रहा है 5 कुर्सी, एक कुर्सी x की, तो 5 कुर्सी कितने की हो जाएगी 5x की। 2 मेज, एक मेज y का, 2 मेज कितने का हो जाएगा 2y का, कितने का है
1750 रुपये का, 1750 रुपये समीकरण सेकेंड। आपको करना क्या है, किसी एक को समान करना है बस, चाहे मेज को समान करिए चाहे कुर्सी को समान करिए, किसी भी एक को समान कर दीजिए, लेकिन समान उसको करिए जहाँ पे छोटी संख्या से गुणा करना हो ना। तो यहाँ 3 2 है, यहाँ 4 5 है, ये संख्या छोटी है तब इसको समान कर रहे हैं ना। जो गुणा करने में आसान हो वह करिए। तो इसमें किससे गुणा कराएंगे, यहाँ वाले रेशियो से 2 से, इसमें किससे गुणा करा देंगे, यहाँ वाले रेशियो 3 से। तो जो हमारा रेशियो बनेगा अब कितना बनेगा, तो अब बन जाएगा 2 चौके 8x प्लस 2 3 6y बराबर 21 गुना के 4200। ये हो गया समीकरण थर्ड। 2 से गुणा करेंगे 2 5 10x, कितना है 2 5 10x प्लस के 3 गुना के, सॉरी इसको लिख रहे थे ना, इस वाले को लिख रहे हैं 3 5 15x, कितना होगा 15x प्लस 3 गुना के 6y बराबर 17 5 85, 3 5 15, यानी 3 5 15, 3 7 21 1 22, 3 1 3 2 5, कितना आया 52 से 50। एक बार देख लेते हैं, 17 3 51 52, ठीक है सही है ना। कितना आया 52 से 50, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, यानी घटाने पे लिखते हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है, माइनस किस में हो जाता है प्लस में। ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई, 15 में से 8 घटेगा -7 का x बराबर बड़ी वाली वैल्यू है यानी माइनस आएगा, कितना आएगा 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 1050, माइनस से माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो x कितना आया 7 1 7 3 7 5 35, x का मान कितना आया 150 रुपये। तो हमसे पूछा है एक कुर्सी एक मेज, तो 150 कहाँ पर है, कुर्सी 150 100 500 एक ही ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया 150 रुपये कुर्सी रहेगी और मेज कितने का रहा होगा 500 का। बाकी आप किसी ऑप्शन में रखकर निकाल भी सकते हैं। यक्स कितना है 150, मान लीजिए हम इसी समीकरण नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं यक्स का मान ना, तो 4 इंटू यक्स, यक्स कितना है 150, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 कितना आया 600 प्लस 3y बराबर कितना है 2100। हल कर लेंगे यहाँ से 3y बराबर 2100 में से 6 घटाएं कितना आया 1500, काटेंगे y बराबर 3 5 15, कितना आ गया 500। तो जो एक मेज रहा होगा 500 का, एक कुर्सी कितने की रही होगी 150 का। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने के लिए कैंटीन गए। कितने छात्र गए 130 छात्र, क्या खरीदने, केक और कोक खरीदने गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा, केक कितनों ने खरीदा, तो केक खरीदा 80 छात्रों ने, 80 छात्रों ने क्या खरीदा केक खरीदा। 57 छात्रों ने क्या खरीदा कोक, कोक कितनों ने खरीदा, तो कोक खरीदा 57 छात्र ने, 57 छात्र ने। आपसे कह रहा है उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी। क्या कर रहा है, उन छात्रों की संख्या खरीदे, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो दोनों चीजें खरीदी। ठीक है ना, देखो अगर इसमें लिखा हुआ ऐसे लिखा होता कि सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं ना, इसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए था सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अवश्य खरीदे हो ना। तो हम करते क्या है कि हमारे टोटल छात्र होते कितने 100%, मान लीजिए अगर ये 80% है, ये 57% है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 7 8 5 13, कितने हो गए 137 छात्र। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, छात्र है तो छात्र, 137 छात्र हो गए। और हमको लिखा है कि 130 छात्र हैं, छात्र हैं 130 है और आ गया कितना गया 137। तो ये जो 7 छात्र एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये जो 7 छात्र क्या आ रहे हैं अधिक आ रहे हैं। जो 7 छात्र अधिक होते हैं ना, ये वही छात्र होते हैं जो दोनों खरीदते हैं, यानी केक भी खरीदे होंगे और कोक भी खरीदे होंगे। आपसे पूछा है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो दोनों चीजें खरीदे हैं। तो दोनों चीजें खरीदने वाले कितने छात्र हो जाएंगे, जितने अधिक आते हैं, अधिक आए 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी 7 अधिक छात्र होंगे, 7 ऐसे छात्र होंगे 7 जो दोनों चीजें खरीदे होंगे। ठीक है, केक और कोक दोनों खरीदे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य के बीच का अंतर कितना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज से है लेकिन कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
ना, तो इसको आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन ना। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है, एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्य, कितने सदस्य थे, 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। ठीक, तो हमको क्या लिखना है, हम मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट में है, कहाँ पर है, वर्तमान में। तो यहाँ से 3 साल पहले की बात कर रहा है, कितने लोग हैं, 5 लोग। तो इन 5 लोगों का एवरेज कितना था, यक्स। अगर हम मान ले कि जो 5 लोग 3 साल पहले थे उनका एवरेज कितना था, तो उनका एवरेज था यक्स। आपसे कह रहा है 3 साल पहले, ये बात है 3 साल पहले की। अगर अब 3 साल बाद आना चाहें ना, यानी यहाँ से वर्तमान में आना चाहें तो योग कितना होगा। 3 साल पहले अगर औसत यक्स है, संख्या 5 है, तो योग कितना रहा होगा, इसका योग कितना रहा होगा। अगर यहाँ से योग निकालें हम तो 5 इंटू यक्स, यानी 3 साल पहले योग, 3 साल पहले योग कितना रहा होगा, योग रहा होगा 5 इंटू यक्स बराबर 5x। अब अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 3 साल बाद आ रहे, तो योग कितना होगा, यहाँ योग था 5x, यानी 5x प्लस 3 साल बाद आएंगे तो हर एक व्यक्ति का 3 साल बढ़ेगा। तो 5 व्यक्ति थे, 5 3 15 साल, कितना बढ़ गया, 15 साल बढ़ गया। अब क्या कर रहा है, इसमें से एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो जाने और आने वाले का डिफरेंस देखो, 5 थे, गया 4 हुए, फिर एक आ गया, कितने हो गए, 5। यानी व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो व्यक्ति 5 थे पहले भी, अभी भी कितने हैं, 5। ये जो औसत अब है ना, ये औसत 3 साल पहले की औसत के बराबर है, और 3 साल पहले औसत कितना था, यक्स था। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाए, कितना आया, 5x प्लस 15 माइनस डी बराबर 5x। 5x से 5x कट गया, ये डी उधर चला गया, प्लस हो गया, और कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। तो जो आने और जाने वाले रहे होंगे उनका डिफरेंस कितना रहा होगा, उनका डिफरेंस रहा होगा योग का 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्त, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो आ सकता है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी ताकि कोई भी टाइल्स का भाग बर्बाद न हो। देखो 100 मीटर यानी एक कोई क्या है, क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। जो इसका क्षेत्रफल होगा, हम बताए थे क्षेत्रफल क्या होता है, किसी एक पॉइंट लीजिए और दोनों का आपस में गुणा करा लीजिए, वही तो क्षेत्रफल होता है। तो इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 100 गुणित 80। हमसे कह रहा है ना कि कम से कम टाइल लगे, इस क्षेत्रफल को ढकने के लिए कम से कम टाइल्स लगे, इसका मतलब हमें बड़ा से बड़ा टाइल्स लेना होगा। अगर किसी क्षेत्रफल को घेरना है और हम कहें कि सबसे कम से कम टाइल्स लगे, यानी हमें बड़े बड़े टाइल्स लेने होंगे। बड़े बड़े टाइल्स का मतलब क्या है, HCF। हमें इसका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो 100 और 80 का HCF कितना होगा, ठीक। तो 100 और 80 का वो संख्या कौन से दोनों काटेगी ना, और बड़ा से बड़ा हो तो बड़ा से बड़ा क्या होगा, 20, ठीक ना। तो इसका HCF कितना आ गया, 20 आ गया। यानी जो वर्गाकार टाइल्स लेंगे वो उसका माप कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर ना। तो इस क्षेत्रफल को कवर करना था, और वर्ग की भुजा अगर 20 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 20 गुणित 20। काटेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, बचा कितना हमारा, ये दो दाह में 20। यानी कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 20 टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी, 20 टाइल्स लगेंगी, कम से कम टाइल्स है, इससे कम में इस क्षेत्रफल को कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ के आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि कम से कम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेने लगते हैं। तो कम से कम के लिए एलसीएम होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कम से कम टाइल्स लगे, तो कम से कम टाइल्स लगने का मतलब है हमें बड़ा से बड़ा टाइल्स लेना होगा, और बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है, HCF। यानी इसका HCF निकालिए, 20 आया, ये क्या हो गया, वर्ग की भुजा, और क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणित 20 वर्ग का स्क्वायर। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क देखो, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप देखिए टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं ना, इसलिए हम भी टाइम एंड वर्क के
अधिक से अधिक क्वेश्चन रख रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रख रहे हैं। आनंद और रवि, एक है आनंद और एक है रवि, ये कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। रवि और चिन्मय, एक रवि है और एक चिन्मय है, कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। फिर कह रहा है चिन्मय और आनंद, चिन्मय और आनंद उसी कार्य कितने दिनों में करते हैं? 48 दिनों में। कुल कार्य कितना होगा? एलसीएम 12 16 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। काटेंगे इसको, 12 चौके 48, 16 48, 48 से कम 48। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बताए हैं आपको कि ये कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 2 बार, आर आ रहा है 2 बार, तो इनको जोड़ दीजिए। तो कितनी बार समय है? 2 बार, 2 कॉमन ले लीजिए, तो कौन आएगा? आनंद, रवि, चिन्मय बराबर। इनको जोड़े तो इनको क्षमता जोड़िए, 4 3 7 1 8, क्षमता कितनी आई? 8। 2 से काट दिए, कितना आ गया? 4। यानी आनंद, रवि और चिन्मय तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 4। आपसे पूछा किसका है? आपसे रवि का पूछा है, तो रवि को छोड़कर आनंद और चिन्मय का ऊपर से देख लीजिए कितना है। तो आनंद और चिन्मय की क्षमता कितनी है? 1। तो आनंद और चिन्मय की क्षमता कितनी होगी? इसको एक साथ लिख दें, अगर एक साथ पूछा है तो एक साथ लिख दे रहे हैं इसको। आनंद, चिन्मय और कौन है? रवि। आनंद और चिन्मय की क्षमता 1 है, यहाँ लिखा हुआ आनंद और चिन्मय की क्षमता कितनी है? 1 है। और रवि जुड़ गया तो 4 हो गई, तो रवि कितना रहा होगा? 3 रहा होगा, यानी रवि की क्षमता कितनी है? 3। तो आपको रवि के द्वारा लिया गया समय पूछा है, तो रवि के द्वारा लिया गया समय, समय बराबर होगा कुल कार्य कितना है? 48, और रवि की क्षमता कितनी है? 3। काट देंगे, 16 48, कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 दिन का हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो सके? देखो क्या कर रहा है कि 1 रुपए में 5 चीजें खरीदी, अब 1 रुपया में कितना चीज बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। 25% कितना होता है? 1/4। इसका मतलब देखो, अगर कोई चीज 4 रुपए की खरीदी होगी तो कितने में बेचेगा? 5 रुपए में, तभी तो 25% लाभ होगा। लेकिन ये किसकी बात है? ये है कीमत की बात। अगर कोई चीज 4 रुपए में खरीदा है तो 5 रुपए में बेचेगा तो 25% लाभ होगा। लेकिन अगर मात्रा की बात कर दे, यही कमाल है इसका ना, अगर मात्रा की बात करें, रेशियो, तो रेशियो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। यानी अगर 5 रेशियो लाया होगा तो क्या रेशियो देना हो जाएगा? 4 रेशियो। पैसा समान होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप भूल जाओ। 1 रुपए में लाया था, 1 रुपए में बेच रहा है, पैसा समान, छोड़ दो उसको। आप देखो लाए कितने हो? 5 लाए हो, तो कितना देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कितनी वस्तु देनी होगी? 4 वस्तु। लाए 1 रुपए में 5 वस्तु और दिए 1 रुपए में कितनी वस्तु? 4 वस्तु। तो आपको 25% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो इसको याद रखिएगा, कीमत और मात्रा एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, उल्टा कर लीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ मान लो, यही क्वेश्चन समझ लो थोड़ा सा, अगर यहाँ लिखा होता है कि 1 रुपए में 15 वस्तु लाया, कितनी वस्तु लाया? इसको समझ लो, अगर दिया होता है कि 1 रुपए में 15 वस्तु लाया तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचता? तो हम क्या करते? हमारा 5 रेशियो था, इसको 15 के बराबर कर लेते। क्या गुना हुआ? 3 गुना, तो इस 4 का भी 3 गुना, 4 3 12, तब उसको 12 बेच रहे होते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमें जो दिया है वही निकालना है ना। तो हमें 5 लाए थे तो दिए कितने? 4 दिए। 5 लाए थे तो दिए कितने? 4, और यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी इतना होता है। मूल संख्या क्या है? देखो, आप चाहो तो यक्स मान के करो, चाहे तो रेशियो से कर लो। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का 2/5वां, 2/5वां का मतलब क्या है? 2/5, 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, इसको जोड़ दो। 5 2 कितना हुआ? 7 रेशियो मिल रहा है, और संख्या कितनी हो जाती है? 210। 7 रेशियो बराबर 210। एक रेशियो कितना हो गया? 30। 7 3 21, एक रेशियो कितना हो गया? 30। आपसे पूछा है मूल संख्या क्या है? नीचे वाली रेशियो हमेशा मूल संख्या होती है। एक रेशियो बराबर 30, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 30 से गुणा कर लेंगे, 5 3 15, कितना आया? 150। क्या जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 क्या हो जाएगा? राइट आंसर ना। तो ये हो गया रेशियो। आप चाहो तो हर क्वेश्चन को रेशियो लगा सकते हो ना। अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो लग रहा है तो आप ट्राई करो रेशियो ही लगाने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 3 अंकी संख्या क्या कर रहा है? एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग कितना है? 12 है। 3 अंकों का योग कितना है? 12 है। तो संख्या का 25% ज्ञात करें।
कितने अंक की संख्या है? एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज होना चाहिए, यानी हर एक संख्या 3 से कटने वाली होनी चाहिए। अंतिम एक सम संख्या हो, अंतिम क्या हो? एक सम संख्या हो, और 3 अंकों का योग कितना हो? 12। आपको कह रहा जो 3 अंकों को जोड़े ना तो उसका योग कितना बने? 12 ही बनना चाहिए, और 3 से क्या होनी चाहिए? कटने वाली होनी चाहिए ना। तो क्या कह ले सकते हैं? एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, यानी 3 से कटने वाली चाहिए। अंतिम अंक 6 है, 6 नहीं मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होती है? 6 होती है, 6 ले सकते हैं। 3 से कटने वाली है, इसको कितना ले सकते हैं? 3, 6 3 9, और 9 3 कितना हुआ? 12। क्या इसको ले सकते हैं? एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, ठीक है, 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है ना, ठीक है, हम केवल इसी को ले सकते हैं ना। यानी हमारी जो मूल संख्या रहेगी वो कितना रहेगी? 336। आपसे करा 25% ज्ञात कीजिए। 25% यानी 1/4। 25% कितना होता है? 1/4। हल कीजिए, कितना आएगा? 4/32, बचा 1, 4 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा? 84। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन आसान था, ये केवल आप खुद से सोचना है। ये क्या करना है? खुद से सोचना है उस संख्या को। उस संख्या को कैसे सोचेंगे? तो यहाँ लिखा है 3 अंक की संख्या है, प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, यानी हर एक संख्या 3 से कटनी चाहिए, और इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या होनी चाहिए, और तीनों का योग कितना होना चाहिए? 12। इसलिए हम अंतिम अंक क्या ले लिए? 6 लिए, और 2 अंक कितने ले लिए? 3 3। सब कट रहे हैं 3 से, 6 3 3 12 ही बन रहा था ना। तो राइट आंसर हो गया 84, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो, इसके भी 2 तरीका है, चाहे तो आप ऐसे लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो। संख्या कितनी थी? 500। 2 भागों में बांटे, एक को मान लो x मिला, तो एक को कितना मिलेगा? इसमें से घटाकर, यानी 500 माइनस x। तो कह क्या रहा है कि एक भाग का 1/3, यानी जो पहला भाग है इसका 1/3 दूसरे से 72 कम है, यानी इससे 72 कम है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 500 माइनस x माइनस, ये हो गई दूसरी संख्या, और पहली संख्या कितनी है? x/3। कह रहा था इससे यह वाली संख्या 72 कम है, तो माइनस बराबर 72। इसको हल कर दो, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 5 15, 1500 माइनस 3x माइनस x बराबर 3 दूना के 6, 3 7 21। 3 एक कितना हो गया? 4x माइनस का 4x बराबर, ये प्लस में उधर जाके घट जाएगा, माइनस में आएगा माइनस। कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ कितना है? 1। कितना आ गया? माइनस 1284, माइनस से माइनस कट गया, यक्स कितना आएगा? 4 3 12, 4 दूना के 8, 4 1 कम 4। तो यक्स का मान कितना आया? 321, सॉरी कितना आया? 321। हाँ ठीक है ना, कितना आया? एक्स का मान 321। तो हम एक संख्या कितना माने थे? एक संख्या माने थे x, और दूसरी संख्या कितना माने थे? 500 माइनस x। तो एक कितना रहा होगा? पहला भाग रहा होगा 321। ऑप्शन किसमें 321 है? तो केवल एक ऑप्शन में 321 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी चाहे तो वह भी निकाल सकते हो, दूसरी संख्या 500 माइनस x, तो 500, x का मान कितना आया? 321, घटा देंगे तो आ जाएगा 179। ठीक दोस्त, ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा भिन्न का मान निम्नतम है? निम्नतम मतलब सबसे छोटा। आपसे क्या जानना चाह रहा है? सबसे छोटा। देखो सवाल देखो, क्या लिखा है? 3/5, यहाँ लिख दे रहे हैं 3/5, और क्या है? 4/6, और क्या है? 5/7, 7/9, और क्या है? 9/11। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऐसे सवालों के लिए करो क्या, सबसे पहले आप देखो अंश और हर में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 7 9 2 11 कितने का? 2 का। जब अंश और हर का डिफरेंस समान हो जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी।
अगर डिफरेंस समान हो, अंश और हर का डिफरेंस समान हो, तो सबसे जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो 3/5 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर किया करिए ना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए। जो 20 के 20 क्वेश्चन है, आप देखकर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन कैसे थे, अच्छे क्वेश्चन है या फिर इससे और कठिन क्वेश्चन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।